हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी कर चुके हैं। हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कंप्लीट कर ली, 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 7 चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम इसमें करंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 5th चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, इसमें हम धारा के बारे में जानेंगे, धारा घनत्व के बारे में जानेंगे, अपव्यय वेग, अपवाह वेग, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम ओम के नियम, वैसे तो आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ लिया है ना, फिर भी उसके बारे में हम जानेंगे। फिर ओम का नियम, फिर ओमीय अनोमीय परिपथ क्या होते हैं ये आपने नहीं पढ़ा ना, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम सेल के बारे में जानेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। फिर सेलों का संयोजन, कि सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करें, सेलों को समांतर क्रम में कैसे संयोजित करें। और फिर हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, कोई बहुत लेंथी चैप्टर ये नहीं है और बहुत ईजी सा है। आपको देखना बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को करने में। तो हेडिंग लगाइए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। पहले हम थोड़ा धारा घनत्व इनके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाइए धारा। वैसे तो आप लोगों को पता है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो धारा कहलाती है ना। आई जो होता है वो Q/T होता है, यानी कि एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। इसको हम dQ/dt से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आप जानते हो, इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। I इक्वल टू होता है Q/T या फिर dQ/dt। I का मात्रक क्या होता है, कुलाम बटे सेकंड, बाई Q का कुलाम, T का सेकंड, और इसी को एक कंबाइंड रूप से कहा जाता है एम्पियर। और इसको हम लिखते हैं कैपिटल A से, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे पढ़ा तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल A से। ओके, और वीमा क्या होती है, वीमा MLT की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो वीमा क्या होती है, इसमें A आ गया तो A1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वीमा क्या हो गई, एम्पियर है तो ओनली A1। चलिए, यह एक अदिश राशि होती है, ये आपको अच्छे से पता है। देखो, जब भी आप करंट करते हो ना, लिखते तो ऐसे हो कि ये दिशा इस डायरेक्शन में गई, I इस डायरेक्शन में गई, लेकिन कभी ऐसे लिखा है I वेक्टर, ऐसे लिखा है आपने कभी देखा है, नहीं ना, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। जब भी आप करंट को ऐड करोगे, जैसे मान लो कि ये कोई करंट है I, ये इस पॉइंट पे जाके दो दिशाओं में चली गई, ये I1 मान लो और ये I2, तो अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे I वेक्टर इज इक्वल टू I1 वेक्टर प्लस I2 वेक्टर, नहीं, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है। यानी कि हमारी जो करंट है वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, यह सिंपली बीजगणितीय योग का पालन करती है, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2। आप ऐसे ही लिखोगे, देखो आप कैपिटल I यूज़ कर लेना, मैंने तो स्मॉल लिखा है, कैपिटल I लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी जो करंट होती है वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, यह सिंपली जो हमारा बीजगणितीय योग है इसका पालन करती है, जिसकी वजह से हमारी जो करंट है वो एक सदिश राशि ना होकर कैसी होती है बच्चों, अदिश राशि। इसीलिए कभी भी I के ऊपर वेक्टर मत लगाना। ओके, हम भले ही इसकी दिशा तो देते कि इस दिशा में गई, इसमें गई, ऐसे गई, लेकिन हम लिखते हैं उसको हमेशा जब योग करते हैं तो टोटल पे लिखते हैं। जैसे कैसे भी मान लो कोई करंट है, ये तीन डायरेक्शन में चली गई, तो अब जो टोटल जो करंट होगी ना वो इन तीनों के योग के बराबर होगी नहीं होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके बच्चों, तो हमारी जो धारा या करंट जो होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। चलिए, अब धारा की दिशा की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप जानते हो धारा की दिशा, धारा आवेशों की गति के कारण उत्पन्न होती है। भाई आवेश जब गति करते तभी तो धारा उत्पन्न होगी ना। अतः इसकी जो दिशा है वो हम 3 प्रकार से या बहुत तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र की बात करते हो तो जिस दिशा में आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में आपकी धारा बहेगी, यानी कि आपने जिस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया आपकी धारा की दिशा भी क्या होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिशी होगी। जैसे E अगर ऐसे है तो आपकी I भी ऐसे ही होगी। धनावेश के प्रवाह की जो दिशा, अगर आपके धनात्मक आवेश हैं तो उनके प्रवाह की जो दिशा होगी वही हमारी धारा की दिशा होगी, लेकिन अगर हमारे ऋणावेश है तो उनके प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। अगर आपके ऋणावेश है, ठीक है, तो उनके विपरीत आपकी धारा की दिशा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर धनावेश है तो उनकी दिशा में ही आपकी धारा की दिशा होती है। विद्युत परिपथ पे धारा सदैव सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। जब भी आप एक सर्किट बनाएंगे तो जैसे ये सेल को ऐसे करोगे ना आप पॉजिटिव, तो हमेशा धन से तो निकलेगी और ऋण में प्रवेश करेगी आपकी धारा। ओके, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे दोगे, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, और धन सिरे का मतलब होता है उच्च विभव
और ऋण सिरे का मतलब होता है निम्न विभव, यानी कि उच्च से निम्न विभव की ओर, या धन सिरे से निम्न सिरे की ओर, धनावेशों की दिशा में, ऋणावेशों की विपरीत दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब आते हैं हम धारा घनत्व पे। इसको भी हम बहुत शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। धारा घनत्व होता क्या है कि जैसे कोई आपका ये चालक तार है, ठीक है, अब ये तार है ना, तो इसकी लंबाई के लंबवत बात करिएगा, तो इसकी लंबाई के लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तार की जो लंबाई है उसके लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। और धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो आप ध्यान रखना कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आई तो वेक्टर नहीं होता है, लेकिन हमारा जो क्षेत्रफल होता है वह तो वेक्टर होता है, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है ना। तो एकांक लंबाई के लंबवत एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा सदैव धारा की दिशा के अनुदिश होती है। ये धारा की दिशा के अनुदिश ही हम लेते हैं। चलिए, और जे जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के भी समानुपाती होता है, यानी कि जे जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ई होता है। जब आप इस प्रोपोर्शनल को खोलते हो तो यहाँ एक सिग्मा आता है, ठीक है, इसे सिग्मा कहते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको सिग्मा कहते हैं। तो J इज टू सिग्मा इंटू ई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आगे हमें इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। ओके, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा होती है चालक तार की, सिग्मा जो होता है वो होता है हमारे चालक तार की चालकता। ओके, सिग्मा को हम क्या कहते हैं, चालकता। जे होता है, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे होता है धारा घनत्व, और यह वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जे जो होता है वो आई के समानुपाती भी होता है, यानी कि धारा के समानुपाती भी होता है। वीडी आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो जे जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी समानुपाती होता है, जे जो होता है एफ के भी समानुपाती होता है, और जे जो होता है वो ई के भी समानुपाती होता है। ओके, यानी कि इन सबका मान बढ़ाओगे तो हमारा जो जे है वो भी बढ़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं, जितना हमें नीड है हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ों को आप गहराई में पढ़ते जाओगे। ओके बच्चों, चलिए, तो आपको धारा घनत्व तो समझ में आ गया। चलिए, और इसका मात्रक निकाले तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। भाई एरिया मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर। यूनिट आप लोग खुद निकालना कि इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, निकालना कि सॉरी यूनिट नहीं, इसकी वीमा क्या होगी, ये आप खुद निकालना। चलिए, अब बात करते हैं धात्विक जो चालक है उसमें विद्युत आवेशों का किस तरह से प्रवाह होता है, हम उसकी बात करते हैं। कि आपके पास में कोई एक धातु का चालक है, ठीक है, धात्विक चालक है, उसमें आपके जो वैद्युत आवेश है उनके प्रवाह किस तरह से वो प्रवाह करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, प्रत्येक जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। ये हम जानते हैं कि जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, तभी तो वो चालक होता है, ठीक है। और यह मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चालक के अंदर रैंडम मूव करते नहीं करते। जैसे ये आपका कोई चालक है तो कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मतलब ये रैंडम यानी कि यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, तथा अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन से वे चालक की दीवारों से टकराते हैं। भाई इसकी दीवारों से टकराएंगे और अन्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनसे भी ये टकराएंगे या नहीं, टकराएंगे ना। दो क्रमागत टक्कर के मध्य, दो जो क्रमागत टक्कर होगी उनके मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। कभी भी दो क्रमागत जो टक्कर होगी, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से एक के बाद एक, तो उनके मध्य आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उनका जो पथ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। तो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय किया गया जो पथ होता है उसकी जो लंबाई होती है उसे ही मुक्त पथ कहते हैं। तो मुक्त पथ, तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन निकाली मुक्त पथ कि मुक्त पथ क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई की, दो क्रमागत टक्कर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो वो जितनी दूरी उन्होंने तय करी ना वही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी मुक्त पथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी जो लंबाई होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मुक्त पथ कहलाती है। तो देखो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है, बताइए मुक्त पथ क्या होता है। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ बतानी होगी, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया, पहले ये तो बताओ कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। तो आप बताओगे कि किसी चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन दो
क्रमागत टकरों के मध्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। तो दो क्रमागत टकरों के मध्य उन्होंने जितनी दूरी तय करी, ठीक है, या जितना पथ तय किया, उसकी जो लंबाई होती है वही हमारी मुक्त पथ कहलाती है। अतः मुक्त पथ की लंबाई, और फिर बहुत सारे मुक्त पथ होंगे नहीं होंगे, तो इन मुक्त पथों की लंबाइयों का जो योग होगा उसे हम क्या कहेंगे, औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ। माध्य तो कहेंगे, ये माध्य है, औसत मान, इनका जो औसत मान होगा उसी को हम कहेंगे माध्य मुक्त पथ। मतलब कि बहुत सारे आपको मुक्त पथ मिलेंगे, इन सारे मुक्त पथों का अगर आप औसत निकाल लोगे तो आपको फाइनल एक मिलेगा, उस फाइनल एक को हम कहेंगे माध्य मुक्त पथ, और इसको लैम्बडा से डिनोट करता है। ये जो सिंबल है इसको लैम्बडा बोलते हैं। तो माध्य जो मुक्त पथ होता है उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तथा इस माध्य मुक्त पथ को तय करने में जितना समय लगता है, इस माध्य मुक्त पथ लैम्बडा को तय करने में कुछ तो समय लगेगा, तो जितना समय लगता है ना उसे हम कहते हैं विश्रांति काल, यानी कि टॉर्क। विश्रांति काल कहते हैं इसे, हम क्या कहेंगे बच्चों, विश्रांति काल। तो आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि विश्रांति काल क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आपका एक पॉइंट है जो आपको टैबलेट पॉइंट है, हमेशा हम बहुत सारे टैबलेट्स खाते आ रहे हैं और आगे भी खानी ही है, ठीक है। तो क्या चालक के अंदर विश्रांति काल, चालक के अंदर विश्रांति काल यानी कि टॉर्क तक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होता है वो नियत रहता है। यानी कि चालक जो है, चालक के अंदर जितना विश्रांति काल है तब तक ही उनका जो त्वरण होगा, जो भी त्वरण है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा। तथा इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी ऊर्जा को खो देगा और वापस से त्वरित गति करने लग जाएगा। यानी कि विश्रांति काल में हमारा जो त्वरण होता है वो नियत होता है। विश्रांति काल के बाद इलेक्ट्रॉन वापस किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपनी ऊर्जा को खोएगा और क्या होगा, त्वरित हो जाएगा और त्वरित गति करने लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार पूछ ली जाती है कि बताइए विश्रांति काल में त्वरण होता है नियत, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्रांति जो काल होता है उसमें हमारा त्वरण जो होता है वो नियत बना रहता है। ओके बच्चों, तो मैंने बताया ना ये चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा कवर होता है क्योंकि हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। ये कोई थ्योरी बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह तो देखो हर चैप्टर में ही आती है, लेकिन यहाँ जब हम करेंगे ना सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनका संयोजन करेंगे, तो वहाँ से इतने इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ से कवर होते हैं। तो आप लोग जितना आज मैंने पढ़ा दिया है आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उसमें जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बन रहा है आप लोग उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ओके बच्चों, कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी हाँ उसमें हम पढ़ेंगे अपवहन वेग के बारे में। बताया ना मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था वीडी, और मैंने कहा था इसको अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम लोग अपवहन वेग और गतिशीलता के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अपवहन वेग क्या होता है। वैसे आप लोगों को याद हो तो 7th चैप्टर में भी ये आया था ना, और वहाँ मैंने आपको समझाया था और वहाँ मैंने ये कहा था कि हम 5th चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ धारा के बारे में जाना, धारा घनत्व के बारे में जाना, माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, इन सब के बारे में हमने जाना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।